बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का जो प्रोग्राम है वो बड़ा ख़ास प्रोग्राम है क्योंकि आज हमने जो खान साहब पर केसेस हैं उससे मुतालिक बातें करेंगे। हम अल-कादर यूनिवर्सिटी पर हम चाहेंगे कि उसका एक जो मुकम्मल तौर पर जो केस एग्जैक्टली कोर्ट में क्या लगा हुआ है उसके ऊपर बात करें और इस तरह की और जितने भी लीगल केसेस हैं उसके ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट मोहम्मद अज़हर सिद्दीक साहब। अज़हर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द टाइम एंड कमिंग टू द शो सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया अली। आप बहरहाल बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। आप यू आर प्रोवाइडिंग एन एक्सीलेंट सर्विस और लोगों के जितने कंसर्न है, आप जहां स्पेस पे मकबूल थे तो कम से कम सोशल मीडिया पर एटलीस्ट यूट्यूब पे आकर बड़ी डिटेल में इंटरेक्शन करके सख्त नरम सारे सवालों का सामना करके आप बेसिकली वही सवाल कर रहे होते हैं जो आवाम की तरफ से आते हैं। एनीवे, कांग्रेचुलेशन टू यू एंड योर टीम। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। अरे भाई, सबसे पहले तो ये बताएं, सबसे पहला हमला पेट्रोल पंप से आपके घर पर 13 अप्रैल को होता है। उसके बाद आप एक मतलब हर जगह पर हमें नजर आते हैं, टीवी प्रोग्राम्स हो, बाकी जगह हो, कोर्ट्स में हो, आप एक कोर्ट से निकलते हैं, दूसरे में जाते हैं, दूसरे से निकलते हैं, तीसरे में जाते हैं, आप स्पेसेस में होते हैं, आप हर जगह पर मतलब आपका दिन, मुझे पता है कि सुबह 3 बजे तक माशाल्लाह जो आप एक्टिव रहते हैं, 2 से 3 घंटे की नींद लेते हैं, उसके बाद दोबारा आप कोर्ट में। ये आप मंजरनामे से गायब क्यों है, क्या हो रहा है? बहुत शुक्रिया अली। मंजरनामे से गायब तो नहीं मैं हूं, लेकिन कुछ हालात हैं, आप नाज़रीन भी चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल भी जब चौधरी परवेज लाई या पंजाब गवर्नमेंट जो है गिराने की जब बातें हो रही थी, तो उस वक्त क्या रोल प्ले किया था और फ्रंट लाइन पे आकर हम सारा खेले थे और अल्लाह ताला का शुक्र है कामयाबियां मिली। फिर वो चाहे 25 मई का वाकया हो, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो, इलेक्शन कमीशन हो, तो कौन सा ऐसा मामला या ना हो। तो अब जब ये दोबारा जो प्रोसेस शुरू किया गया तो उसमें मैं जो समझ रहा हूँ, जो नजर आ रहा है, बाकायदा इस गवर्नमेंट ने मिल के वोकला, सिविल सोसाइटी के मेंबर, जर्नलिस्ट, यानी ये सारा काम ऐसे नहीं है, इसके पीछे पूरा एक होमवर्क है और ये टारगेटेड, यानी मेरे ऊपर जो घर के ऊपर हमला किया 13 अप्रैल को, और 13 अप्रैल आपको याद होगा वो डेट थी कि 11 अप्रैल को एक एक्ट लेके आते हैं सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को रेगुलेट करने के लिए 184(3) के हवाले से हम पिटीशन तैयार करते हैं और मैं 12 तारीख वाले दिन अपना लड़का भिजवाता हूँ, वो जाके पिटीशन फाइल करवाता है, मैं कोशिश करता हूँ फिक्स करवानी है। 13 तारीख को उसकी हियरिंग थी, तो रात तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब ये वाकया हमारे कैमरे की आंख ने देख लिया, मेरे घर के कैमरों ने सीसीटीवी फुटेज संभाल लिया। 4 लोग थे मोटरसाइकिलों पे, 2 पेट्रोल पंप वो फेंके और वो कोशिश यही थी कि मेरी गाड़ियां जला दी जाए और मैं घर से निकल ना सकूं, खौफ व हरास फैला दे, और साथ ही फिर फायरिंग भी की गई। और अभी आपने देखा कि खोसा साहब के घर तो किसी की शक्ल भी नहीं आई, वो कोई लंबा छपा पैदा कर लिया उन्होंने। भाई मेरे में तो सीसीटीवी फुटेज के साथ तस्वीरें सामने मौजूद, गोलियां चलाने वाले, और कमाल है वही काम किया इमरान खान साहब का जो था ना कि पर्चा दर्ज कराना है, खुद मुद्दई मैं था, तो मेरी जगह इन्होंने फिर ऐसा कोई सब इंस्पेक्टर के जरिए पर्चा दर्ज कराया, लेकिन मैं बैठा नहीं आराम से, मैं सेशन कोर्ट गया, सेशन कोर्ट के बाद मैं हाई कोर्ट आ गया और हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है। मैं उसके तकरीबन 24 या 25 अप्रैल को मैं मुल्क से निकला हूँ, बेटी की शादी थी, वलीमा था यूके में, मैनचेस्टर में, और वापसी मेरी थी 9 मई को। 9 मई को जब ये सानिया हो गया, वहां प्रोटेस्ट वगैरह दोस्तों अहबाब ने सारा ये प्रोटेस्ट किया, हमने पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने, एवन फील्ड के सामने, और काफी लोग बड़े चार्ज थे, वहां हालात ऐसे थे कि टाइमली जो है मैं फ्लाइट ना ले सका। लेकिन मैं 16 तारीख को जब आया, 17 को मुझे यहाँ खान साहब ने बुलाया, खान साहब के साथ में बैठ के और यहाँ मुलाकात हुई, तो आपको याद है उस वक्त मैंने नारा लगाया था, वकीलों बड़ा खौफ व हरास फैलाया हुआ था, और बड़े नारा लगाया था, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। फिर इमरान रियाज के केसेस चल रहे थे, फिर और बताते चले 90 दिन के इलेक्शन शेख रशीद साहब की तरफ से चैलेंज किया, जो एमपीओ के तहत जो कारकुनान उठाए गए उनका डाटा लेने की कोशिश की। और सिर्फ यही नहीं है, खान साहब के जितने केसेस थे बुशरा बीबी के कॉन्टेक्स्ट में, वो सारे मामला को देखकर तो बहुत तेजी रही। मैं जो कि कोर्ट के अंदर भी सख्त रवैया रखता हूँ, कोर्ट के बाहर भी सख्त रवैया रखता हूँ, और वो शायद नोट हो रहा था हर जगह, जिस तरह भी है, यानी कि जरूरत नहीं थी कि मेरे घर की तरफ या मेरे दफ्तर की तरफ कोई देख ले, लेकिन
जिस तरह की धमकियां और वो सारा प्रोसेस किया गया, मैं उसमें कोई डरने वाला ना, ऐसी कोई बात है। असल तो बात ये है कि इसी तरह मैं वकील हूँ फराह बीबी का भी, फराह शहजादी साहिबा का भी, जिसपे आज आज को तकरीबन आप समझ लें 1.5 साल हो गया है। कभी एंटी करप्शन, कभी नैब, कभी FIA, 1 रुपए के भी करप्शन ना साबित, और ये मैं रिकॉर्ड में बता रहा हूं, उनके मुलाजिमीन उठा लिए गए। एक मुलाजिम तो ऐसा है जो 80 दिनों से अगवा किया हुआ है, जैसे इमरान रियाज है इस तरह वो अगवा किया गया, पर्चा दर्ज हो गया है, कुछ नहीं हुआ। जो गुजरांवाला से उठाया गया, फिर गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी को, यानी इस हद तक विक्टिमाइजेशन मैंने नहीं देखी है, वो सारा फेस किया। और उसके कॉन्टेक्स्ट में बाकी चीजों के हवाले से दुबई में मुझे आना हुआ, और दुबई में फिर मैं आगे बात में क्या बताऊं, मेरे घर में बच्चों के लिए जिंदगी अजीरन कर दी। मेरा जो बेटा है वो घर से बाहर निकल नहीं सकता है, और मैं यानी जिस किसी ने भी पैगाम देना था वो पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान मत आना। पाकिस्तान तो मैंने आके रहना, मैं बता दूं आपको, मेरा तो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, इन्वेस्टिगेशन। इसी तरह 190 मिलियन वाली भी डिटेल मैं बताऊंगा आपसे, कुछ डाटा वो भी सारा रख लिया, कोई केस नहीं है इस वक्त पर। उसी पर मैं आने लगूं, लेकिन मैं उससे पहले ये कहूंगा कि अगर आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कहते हैं तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस मजम्मत करके हो सकता है फिर आपका क्या छोड़ दें। अच्छा, एनीवेज, अब ये देखिए अली, ये जरूरी है जवाब देना, नहीं ना, ये जरूरी है भाई। मेरी एक बात सुन, फिर तो हमने माँ का दूध नहीं पिया ना यार, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करनी है। और ख्याल था यार चुप हो जाऊंगा, जहां रैली कल आप लोगों ने देखी है, रैली के साथ मैनचेस्टर पूरे यूके के अंदर, फिर ख्वाजा आसिफ ने जो बकवास की लफ्ज इस्तेमाल किए उनके अगेंस्ट डेफेमेशन, फिर इस तरह जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के वो लिस्टें बना के वो फ्लोट की है, वहां मैं डेफेमेशन, मैं तो नहीं बैठा, और खड़े हैं आज भी खड़े हैं, याद रखिएगा, ये कोई भूल है। फिर माँ का दूध नहीं पिया अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर देनी हम। चले, अल्लाह ताला इसको आसानियां पैदा करे इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं हमेशा हर एक से, जिससे भी पूछते हैं, हर कोई इस तरह की मुश्किलात से गुजरा, ऐसी फस्तायत जो है वो कभी इस मुल्क में हमने देखी नहीं है। मैं सवाल अब करूं अगर आपसे, ये इमरान खान साहब पर अभी हालिया 44 मुकदमे जो एक दिन में हो गए, ठीक है, IG पंजाब के कहने पे कि जहां जहां पर पूरी पंजाब की जहां पर भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें इमरान खान को नामजद कर दिया गया। अब 200 से जायद केसेस हैं, तकरीबन हर रोज जो है वो कोर्ट में जाना होता है, वो लाहौर हाई कोर्ट हो, वो इस्लामाबाद में हो, वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स हो। ये केसेस कैसे खत्म होंगे, ये 200 के 200 केसेस? ये हो सकता है और ज्यादा बढ़ जाए, ये मतलब इसका क्या लीगली कैसे हल निकलेगा इसका, इन 200 केसेस का? अच्छा देखिए अली, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पाकिस्तानी तारीख या दुनिया की तारीख में इससे बड़ी मैंने नहीं देखी। मैं कैसे, यानी मौलाना अब्दुल नियाजी, ये मैं बात कर रहा हूँ भुट्टो साहब के दौर में, जहूर लाई, इनके खिलाफ भी इस तरह मुकदमे दर्ज हुए तो हमारी हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने वो सारे मुकदमे इकट्ठे किए और वो खारिज कर दिए। लेकिन अब हालात इस वक्त ये है कि वो सिर्फ एक जगह नहीं कर रहे, एक महकमा इस्तेमाल नहीं कर रहे। इमरान खान साहब के खिलाफ सबसे पहले इलेक्शन कमीशन, और पाकिस्तानी तारीख में याद रखिएगा बड़ा घिनौना किरदार रहा है इलेक्शन कमीशन का, कि जो तरीकाकार उन्होंने अपनाया है वो, मैं तो जो मैं तो प्रोविडेंट फंडिंग के अंदर भी था, वो भी केस कोई नहीं बनता था, तोशा खाना का केस कोई नहीं बनता था, वो तफसील बाद में बताऊंगा। तो जब इलेक्शन कमीशन कुछ ना कर सका तो फिर यहाँ पुलिस आ गई, फिर पुलिस ही नहीं आई, फिर FIA आ गई, फिर FIA नहीं नैब आ गई, और ये इतने केसेस हैं। और कमाल की बात है, क्या जुर्म क्या है, अगर कुछ बोला है तो जनाब बगावत हो गई यार। अच्छा, बगावत की जमानत ले लेके हैं, अगर बगावत की जमानत ले लेके हैं तो दहशतगर्दी के पर्चे। अब खुदारा यार, दहशतगर्दी ये होती है, दहशतगर्दी देखे मेरे घर पे दहशतगर्दी हुई थी, उसमें 780 नहीं लगा है। इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ वहां पर वो दहशतगर्दी हुई थी आपने, और अरशद शरीफ के साथ जो कीनिया में हुआ वो थी दहशतगर्दी, वो तो दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज नहीं हुए। और ये जितने पर्चे हैं, ये आज भी ये काम कर लिया जाए, मैं बड़ा आसान हल बताता हूँ, आज भी एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के बैठ जाए, आपके सामने आ जाएगा, एक एक चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, 13 की 14 सियासी जमातों के और कारिंदों के एक एक की शक्लें सामने आ जाएंगी। और इनका जो हाल है ना, देखें अब क्या हुआ है, हाईकोर्ट में हमने फाइल किया, लार्जर बेंच बना, और निगरान हुकूमत है। बड़ी मजेदार बात बताऊं, निगरान हुकूमत का काम तो सिर्फ इलेक्शन कराना है ना, पर्चे कराना तो नहीं है, और बैठ के सियासत करना तो नहीं है। आप इमेजिन कर ले कि बराबर की कसूरवार सामने रही है, और पूरी तारीख में 90 दिन के बाद ये हुकूमत नहीं सी चल सकती, पिटीशन दायर की हुई है, उसमें भी अभी तक कोई जवाब नहीं है।
और हर को पता है कि मोहसिन नकवी को जिस तरह सिलेक्शन हुई और बाकायदा नाम बताते हर एक को, और वो ही वजीर आला आके बैठ गए। वो टीम सारी पीडीएम की अपनी मुस्लिम लीग नून चला रही है, यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी से लेके आ जाए, बिहाइंड द पिक्चर जो लोग भी है, लेकिन ये 14 सियासी जमातें और ब्यूरोक्रेसी का जो गट्स जोड़ है ना इस मुल्क की तबाही में, इलेक्शन कमीशन के पास इन लोगों का हाथ है। इलेक्शन कमीशन पर मैं सवाल करूंगा, लेकिन मैं एक केस पर बिलखसूस सवाल करना चाहता हूँ। उस पर आपने एक ट्वीट भी किया था तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम का, एक मेरे ख्याल से सहाफी हैं वो, उनके प्रोग्राम का आपने कोई ट्वीट भी किया था। अल कादिर यूनिवर्सिटी, जो आपने नून लीग की बात की, तरह जमातों की बात की, इसमें बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। अल कादिर यूनिवर्सिटी है, वो पैसा यहाँ से आया वहां चला गया। पहली बात तो ये पैसा वो है कहां पर, और दूसरा ये कि वो असल केस क्या है और वो अदालत में कैसे स्टैंड करेगा वो केस। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात है। आप देखें इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं यहाँ नैब का कानून बदल दिया इन्होंने। आप मेरे नाम पर असासे हैं, मेरी अपना इस्तात से ज्यादा तो बोनस मेरे ऊपर था। जो रिमांड था वो 90 दिन की बजाय ये 14 दिन पे ले आए। फिर इन्होंने बाकायदा वारंट ऑफ गिरफ्तारी का प्रोसीजर बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। अब इमरान खान तो काबू नहीं आ रहा था, इन्होंने एक ऑर्डिनेंस के जरिए खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली और साबित कर दिया कि इमरान खान जो सुप्रीम कोर्ट में केस ले गया वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन ये इमरान खान के खिलाफ केस बनता नहीं है। अच्छा, बड़ी सिंपल सी आम सादा सी जुबान में समझा दूं। एक तो तोशा खाना के दो चीजें अच्छा, तोशा खाना बाद में आगे। अल कादर में है क्या? अल कादर एक ट्रस्ट बना, जमीन ली गई, जमीन लेकर उस पर यूनिवर्सिटी शुरू की गई। अब जमीन भी लेना, यूनिवर्सिटी भी शुरू करना, हर एक अकाउंट अपनी जगह पर मौजूद है। 1 रुपया भी इमरान खान की जात पे नहीं है। और मैंने बड़ी बारीकी से इसकी इन्वेस्टिगेशन की है, मैंने खुद की है इसकी इन्वेस्टिगेशन, 1 रुपया नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ वो बात करते हैं अब मिसाल के तौर पर जनाब वो 190 मिलियन का। अच्छा, 190 मिलियन की बात बड़ी सीधी सी है कि मलिक रियाज, पहली तो बात है अगर देखा जाए क्या वो कोई सरकारी अफसर रहे हैं? ये प्राइवेट आदमी है। प्राइवेट आदमी ने अगर कोई टैक्स चोरी किया भी है, अगर कोई टैक्स चोरी किया है तो सदा टैक्स चोरी की होगी ना। वो पैसा यहां से बाहर भेजा, बाहर से वो पैसा मलिक रियाज का ही पैसा है और हुकूमत पाकिस्तान को आ गया, अब सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। इमरान खान साहब को तो 1 रुपया भी, यानी अगर एक पैसा हुकूमत पाकिस्तान को क्यों नहीं आया, यही तो वो कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को नहीं, सुप्रीम कोर्ट गया। ना ये देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है। मैं मलिक रियाज साहब को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन एक याद रखिएगा, पैसा जो ये आना है ये 460 अरब रुपया, तो ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का है, मलिक रियाज साहब का पैसा नहीं है। पहले तो ये जेहन से निकाल दें। वो सुप्रीम कोर्ट में आया या हुकूमत के पास जाता तो पैसा तो उन्हीं का है, पैसा तो हुकूमत पाकिस्तान का है, और हुकूमत पाकिस्तान के पास वो वापस आया है। और उसमें ये बैठकर, और एक मैं एक आम आदमी को समझाने के लिए बात करता हूँ। मैं सरकारी अफसर हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक ठेका देने के पैसे लेता हूँ और पैसा बाहर भेज देता हूँ। ये तो ब्लैक मनी आ गया। इस ब्लैक मनी को आपने, वो तो मेरी औकात नहीं थी, वो तो पैसे की शक्ल और है। मैं हाउसिंग सोसाइटी का मालिक हूँ, मैं जमीन बेचनी है 10 रुपए की, मैं बेच देता हूँ 2 रुपए की, और 8 रुपया जो ऊपर का है वो पैसा मैं टैक्स बचाने के लिए इस तरह बाहर भेज देता हूँ। वो पैसा सारा पकड़ा गया। मैं उनकी वजाहत तो मैं नहीं जाना चाहता। बात बड़ी सिंपल सी है कि इस सारी ट्रांजेक्शन के अंदर पैसा वहां पड़ा है, वहां से ले ले। अगर आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखना, तो भाई प्रॉपर लीगल कोर्स अपनाए और आकर जो और जाकर ये पूछे नेशनल क्राइम एजेंसी से, एनसीए से पूछे। एनसीए ने वो पैसा अगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में दिया है तो क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि वो भी हुकूमत का पैसा है। वो हम समझी बैठे हैं कि पता नहीं किसी ने जेब में पैसा लेकर ही जाना है। और अगर कोई होती भी ऐसी बात तो एनसीए क्यों करती है? अब एनसीए ने अगर ये किया है, एनसीए को, आप एक ऐसी मोतबर एजेंसी की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात है, चले फर्ज करें कि आप समझते हैं कि इसमें कोई इलीगैलिटी है, कोई गैर कानूनी काम हो गया, तो भाई वो पैसा उठा के आप ले लें। आपको रोका है किसी ने? जहां तो हो गए इमरान खान साहब घर ले गए हो, उन्होंने यही मेरा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो वो पैसा है, वो पैसा कौन निकाल सकता है? वो क्या सुप्रीम कोर्ट निकलवा के हुकूमत को देगी, या हुकूमत के पास इख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट से वो पैसा ले ले? भैया अगर वो लेना चाहती है, दरखास्त लेके सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना केस प्लीड करे, अपना सुनिएगा असल क्या है। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट का एहसान है इस मुल्क के ऊपर। यानी अगर देखा जाए तो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तो ये जमीन सारी 5 अरब या 10 अरब या 15 अरब के हवाले से दे दी थी। तो 460 अरब रुपया जो रकम यहाँ पर अब होनी है,
तो 460 अरब रुपया हुकूमत का पैसा है। अब सुप्रीम कोर्ट चुके वो अपना सिंध हुकूमत ने कहा कि वो पैसे हमें दे दिए जाए, अब वफाकी हुकूमत कहती है वो पैसे हमें दे दिए जाए। वो पैसा जो सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा है वो हुकूमत पाकिस्तान का है या फर्ज करे हुकूमत सिंध का भी हो, तो ये बैठ के सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है कि ये पैसा किसको देना है। और मैं तो ये समझता हूँ, मुतालबा भी ये करते हैं कि ये किसी गवर्नमेंट को मत दिया जाए पैसा, ये पैसा कराची में डेवलपमेंट में लगा दें आप, ये पैसा वहां से आए, एक थर्ड पार्टी बैठे वो डेवलपमेंट में लगा दे, पैसा वो सेव है, सिक्योर है। जैसे डैम फंड का पैसा जो है सुप्रीम कोर्ट के पास से सेव पड़ा हुआ है, उसमें प्रॉफिट आ रहा है, इस रकम के ऊपर भी प्रॉफिट बन रहा है, ये भी याद रखिएगा। ये जो पड़ी हुई है ना सुप्रीम कोर्ट के सामने, इसमें भी प्रॉफिट बन रहा है, और वो पैसा भी सारा सेफ है, बिल्कुल सेफ हैंड के अंदर है, महफूज है, तो कोई ले जा नहीं सकता पैसा। अब पता सब बात, अब देखिए मैं अब सवाल करता हूँ, पता नहीं ये शायद सख्त सवाल होगा, पता नहीं इसका क्या जवाब देना चाहेंगे। अब जिस तरह आपने अल-कादरी यूनिवर्सिटी की बात की, केस की बात की, अच्छा आप तो शख्साना केस को ले, हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, हम उस पर बहुत मरतबा उस पर बात कर चुके हुए हैं। हम कोयटा में कत्ल हो जाता है, एक वकील उसके वरसा ये कहते हैं कि ये कत्ल जो है वो फैमिली फ्यूड था जिसकी वजह से कत्ल हुआ है। यहाँ पर ताला तारड़ जो है वो टीवी पर आते हैं, वो कहते हैं जिस कत्ल का मुकदमा इमरान खान पे बनता है वो इमरान खान पे मुकदमा बनाते हैं। इतना बोगस, घटिया, नाकिस और गैर मेरी किस्म के केस है, और इस तरह के और बहुत केसेस हैं। आखिर अदालतें इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती? आखिर अदालतें इन लोगों को जुर्माने क्यों नहीं करती? इन लोगों की सर्जनिश क्यों नहीं करती कि आप इस तरह का केस लाके अदालतों का वक्त क्यों जाया करते हैं? अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात आपने कही अली। हकीकत पूछे कानून यही है, यानी मैंने दरखास्त दी है, मैंने खुद दरखास्त दी है कि शहबाज शरीफ मेरे घर में हमला जो हुआ है उस साजिश के पीछे शहबाज शरीफ है, राणा सनाउल्लाह है और वजीर आला पंजाब है। मैंने नाम लिख के दिए, आपने एसएचओ का दे दिया। अब हर एक को पता है कि इमरान खान साहब तो साहब का वजीर आजम सही, आपने सरकार के मुद्दे में पर्चा क्यों दर्ज किया वहां कत्ल का? अगर कोई ऐसी बात हुई चले फर्ज करें दर्ज भी कर लिया आपने, तो उसके बाद अदालतों ने यही तो देखना है, इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज सामने नहीं, अदालत ने यही तो देखना है। अभी रिसेंट एग्जाम्पल तय किया उन्होंने, बड़ी जबरदस्त मिसालें तय की हैं, और वो अगर प्रिंसिपल सामने रहा। अभी नैब के केस में क्या हुआ वो बड़ा मजेदार आपके सामने बताता हूँ। उम्मीद शकीलुर रहमान का जो प्रॉपर्टी एक्सचेंज वाला है ना, उसमें नवाज शरीफ साहब इश्तिहारी है, अकाउंट अटैच हुए हुए हैं। तो नैब के जज साहब जो गालबन अभी हो सकता है रिटायर हो गए हों, क्या इमरान खान के केसों पे अप्लाई कर दे और ये सारे के सारे नंगे हो जाएंगे। क्या कहा उन्होंने कहा कि जनाब ये तो अपना अटैचमेंट वगैरह की प्रॉपर्टीज आई है, दरखास्तें मैं 265 यानी इश्तिहारी जब तक कोर्ट में नहीं पेश हो सकता कोई रिलीफ नहीं आ सकता, उन्होंने इसको 265 और खुद बैठ कर वो रेफरेंस ही खारिज कर दिया। जिस तरह हुदैबिया का रेफरेंस खारिज किया था और बाद में अपीलें नहीं हुई, और उसकी अभी अपील कोई नहीं हुआ, ना ये अपील उन्होंने करनी है, उसी तरह अपील नहीं करनी जिस तरह हुदैबिया की नहीं हुई थी, उसी तरह अपील नहीं करनी जिस तरह एवन फील्ड का जो केस है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अहमद फारूक के बेंच ने मरियम के तक रिलीफ दिया। अब इसी में लेटेस्ट केस एक देख ले, अभी आज ही की बात है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। मनी लॉन्ड्रिंग में हम सब ने देखा, अरशद शरीफ के प्रोग्राम उठाकर देख ले कि मुलाजमों के अकाउंट से किस तरह पैसा गया है। वो जज साहब क्या कहते हैं, कोई केस नहीं बना। उन जज साहब ने पता क्या कहा, उन्होंने कहा जिन्होंने ये केस बनाया है वो चाहे वो DGFI है, शहजाद अकबर है, या जो कोई भी है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यानी ये दोनों छोड़े, इन्हीं दोनों केसों को प्रेसिडेंट बना ले और इन्हीं दोनों केसों के प्रेसिडेंट को बेस बना, इमरान खान के खिलाफ एक भी केस नहीं बचेगा। और जिन लोगों ने ये केस बनाए, आज उन सबको मैं वार्निंग दे रहा हूँ, मैं वार्निंग दे रहा हूँ पुलिस को, मैं वार्निंग दे रहा हूँ नैब को, मैं वार्निंग दे रहा हूँ FIA को कि इमरान खान के खिलाफ भी आपने इस प्रिंसिपल के तहत केस बनाए हैं। अब ये 2 फैसले आ चुके हैं, वो अलग बात है, नवाज शरीफ खानदान के हवाले से है, लेकिन जब उन पे अप्लाई करेंगे तो बाकी पे भी अप्लाई होंगे। अब ये सोचना है हमारे पुलिस अफसर को, हमारे नैब वाले वालों को, हमारे FIA वालों को, या एंटी करप्शन को, कि ये बुनियाद बन गई है, ये एक फंदा बन चुका है। इस फंदे में अब ये वो तमाम अफसर बनेंगे जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक भी केस, मैंने जो कि इलेक्शन कमीशन में तोशा खाना के केस में भी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा ना, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये केस ही क्या है, कोई केस नहीं है। अगर मुनासिब समझे तो मैं 2 मिनट में वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। नहीं, मैं ना इस पर ना मैं जरा केस के अलावा मैं एक बात करना चाहता हूँ। देखिए आपने नवाज शरीफ की बात की, नवाज शरीफ के लिए तो देखिए इतवार वाले दिन अदालतें खुल गई, हफ्ते को अदालतें लगी, इतवार को अदालतें लगी, अदालत शाम तक बैठी, अदालतों ने ये पूछा कि जी नवाज शरीफ जो वो मंगल तक अगर जिंदा रहेगा, उस वक्त की हुकूमत जो वज़ीर आज़म इमरान खान की थी, इसकी क्या गारंटी है? तो अब पता नहीं है किस
किस्म का इंसान। मैं ये कहता हूँ कि देखिए अज़हर साहब, आप हैं, आप एक सीनियर लॉयर हैं, आप मतलब लॉ मतलब कानूनदान है, बहुत देर से हैं, मतलब एक पूरी जिंदगी आपने इसमें गुजार दी है। ये अदालतें हैं, ये जो अदालतें हैं, ये कस्टोडियन ऑफ द लॉ है। इस मुल्क में लॉ की इम्प्लीमेंटेशन करवाना इनका काम है अदालतों का। अब अदालतें हुक्म देती है 90 रोज में इलेक्शन वाला, 14 मई का आपको देख लें, वो हवा में उड़ा दिया जाता है। इसके अलावा जो अदालतें, जिस तरह जो अदालतों का किरदार है, लोगों का जो एक तनकीद है बहुत ज्यादा, वो ये है कि अदालतें खुलकर फैसले क्यों नहीं कर पाती हैं, अदालतें क्यों नहीं इस तरह से कर पाती। आप कोई भी अली देखिए, बात तो सच है मगर है रुसवाई की। शरीफ खानदान ने, मैं तारीखी बात बता रहा हूं, इन्होंने आला अदालतों में जजेस की तैनाती का प्रोसीजर अपनी मर्जी से बनवाया, और इन्होंने अदालतों में जजेस अपनी मर्जी के रखवाए भी। ये भी रिकॉर्ड की बात है। लॉयर्स मूवमेंट के दरमियान 105 जज निकाले गए, उसके बाद जज रखे गए। मुझे बहुत कुछ पता है, मैं अभी इतना कुछ सच नहीं बताना चाहता कि यहाँ इसमें कोई शक नहीं है। इल्जाम इमरान खान साहब के लगाते हैं, लेकिन असूली तौर पर यानी पीपल्स पार्टी के दौर में अगर जजेस तैनात हुए, वो शरफ अफरीदी केस हो और या अपना अल जिहाद ट्रस्ट केस हो, और उनमें जजेस जो उनके पॉइंट के थे वो भी नहीं रहे। नवाज शरीफ तो ये चहीता रहा है इस निजाम का, हमेशा, आज भी चहीता है। आप अंदाजा लगाएं कि इश्तिहारी है, इश्तिहारी को इंसाफ मिल गया। 4 हफ्तों का कह के निकला था 2019 नवंबर के अंदर कि हमने 4 हफ्तों में इलाज करा के आ रहा हूं, और वो अंदाजा लगाए कैसी बीमारी है कि वहां लंदन से निकलता है, दुबई आता है, दुबई से सऊदी अरब चले जाता है। आप अंदाजा लगाए इस बात से। और हमारा निजाम, हमारी लाहौर हाईकोर्ट ने क्यों नहीं पूछा, लाहौर हाईकोर्ट को डिवीजन बेंच ने, कि जिसने 4 हफ्ते की इजाजत दी थी, क्यों नहीं बुलाया उसको आज तक? सवाल है। और ये अगर ये बराबरी का इंसाफ मिलना शुरू हो जाए, अभी आप ख्वाजा आप देख लें, ख्वाजा अपना आमिर फारूक साहब का देख लें, आप सुप्रीम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। अब मैं जो उनके सामने पेश होता रहा, मुझे तो पता है प्रोविडेंट फंडिंग के हवाले से मुझे पता है क्या हुआ। फिर उसके बाद अभी देख लें आप, टेरियन वाइट के केस में 3 मेंबर बेंच में 2 मेंबर बेंच ने खारिज कर दिया, बजाय ये ख्वाजा अपना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट उसको खारिज करते, इन्होंने नया बेंच बना दिया। फिर यही वाला जो तोशा खाना वाला केस है, वो जो कि मियां वाली के रिलेट करता है, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फाइल कर दिया। हमने लाहौर हाईकोर्ट में जब मामला लार्जर बेंच सुन रहा है, वहां दरखास्त दिया है कि केस वापस ले लिया जाए। फिर आपने उनकी गिरफ्तारी देख लें, जो हाईकोर्ट के अंदर से गिरफ्तारी हो, जो सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी कर दी है, आपके सामने है। तो ये तो वो सारी चीजें हैं जो हमारे अदालती निजाम पे कई सवालिया निशान है, आज भी मौजूद है। लेकिन फिर भी हम, इमरान खान साहब जिस तरह इन अदालतों को फेस कर रहे हैं, आप सिंपल सी मिसाल ले लें। अब मैं आपके सामने वो रख दूं, गिलगित बल्तिस्तान की कहानी, बड़ी मजेदार कहानी है वो। वहां लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जैसे सरदार शमीम साहब थे। जब ये हुदैबिया का केस आया, तो अब ये बाहर थे, वापिस आए पाकिस्तान में, इन्होंने दरखास्त दायर की मुकदमा रेफरेंस खारिज करने की। 2013 में ये मुकदमा लगता है, 2 जजेस फैसला करते हैं, एक जज कहता है ये रेफरेंस क्रैश करना है, दूसरा कहता नहीं कर। दोनों का फर्क आ गया, अपना डाइसेंट नोट आ गया, तो फौरन बेंच बनना चाहिए। 1 साल तक बेंच नहीं बनता, 1 साल तक। और फिर जब इनकी हुकूमत आ जाती है, बेंच बनता है, सरदार शमीम साहब आते हैं रेफरी जज के तौर पर, बाकायदा केस लगता है, और उसमें नसीर बूटा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉयर्स के जो सदर थे, वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है, वो पेश होते हैं, केस ही नहीं बनता। तो मिली बगल सिस्टम के अंदर है रिकॉर्ड के ऊपर, और वो केस खत्म हो गया, उसकी अपील नहीं फाइल की जाती। जिस तरह अब आज भी अपीलें फाइल, जितने केसों में ये बरी हुए, बता दे FIA ने, नैब ने अपीलें फाइल की हो, नहीं फाइल की। जरा इस तरह का इंसाफ जरा इमरान खान साहब को भी दिला दे, बड़े एहसानमंद होंगे। अब और देखें, यही सरदार शमीम साहब थे जो घर बैठे हुए थे। मैं एक बात कर लूं, जो घर बैठे हुए थे, अपना हमजा शरीफ घर बैठा हुआ था, उनको जमानत दे दी, आज बैठे हुए गिलगित बल्तिस्तान में। जाली डिग्री का केस आता है, और जनाब वो ऐसे अपना फारिग कर देते हैं हमारे खालिद खुर्शीद साहब को। फिर वो स्पीकर का बाकायदा इजलास होना है, अपना हाउस का इजलास रोक दिया गया। आपने सारों ने रिकॉर्ड के ऊपर देखा है। अब वहां पर वही जज साहब जो है, इससे पहले राना शमीम साहब थे, जिन्होंने जस्टिस साकिब निसार पे इल्जाम लगाए थे और एफिडेविट दिया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग ली। तो ये बेहतरीन मैनेजर है, ये बात याद रख लें। अच्छा, मैं अब बेहतरीन मैनेजर हैं, इदारों को मैनेज करना ये जानते हैं। अब आप ये मुझे बताएं, देखें अभी 2-3 घंटे पहले की बात है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जो है वो तमाम सियासी जमातों की जो लिस्ट है वो जारी करती है। उनके जो अलॉटेड जो उनके जो निशानात हैं, जो इंतखाबी निशान है, वो
जारी कर दी है। 168 जो हैं वो सियासी जमातें इस मुल्क में, 100वें नंबर पर जो है तहरीक इंसाफ का नाम है, इमरान खान के नाम पर वो पार्टी रजिस्टर्ड है, लेकिन उस पार्टी का नाम है लेबर समथिंग पार्टी, लेबर इस्तिकलाल के पता नहीं इस तरह की नाम है। ये एरर आ जाता है, मतलब सारी जमातों के नाम बिल्कुल ठीक है, इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात जो है उसका नाम ही गलत है, और उसके बाद जो है उसको एरर और टाइपो कह के उसको दोबारा फिक्स कर दिया जाता है। आखिर इन लोगों की सरजनिश, इन लोगों के खिलाफ एक्शन, ये मतलब ये क्यों नहीं होता कि ये इदारे इस तरह से इतनी बुरी तरह यरगमाल क्यों बने हुए हैं? देखिए, मैं ये मेरी जाती राय है, इसको किसी सियासी जमात की तरफ मत किया जाए। इस मुल्क में जो मौजूदा हालात है इसकी जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। अब ये रिसेंट एग्जाम्पल आपने देख लिया है, जरा तारीखी तौर पर देखें आप। यानी इन्होंने ना असल में जो कसूर जो तय था ना, वो था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मैं उसको चार्टर ऑफ डकैती कहता हूँ। उन्होंने 3 बड़े काम उस वक्त किए थे। एक ये तय किया था कि इलेक्शन कमीशन कैसे आना, एक जाने वाला और एक आने वाला, यानी लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर। इस तरह निगरान हुकूमत जाने वाला और आने वाला, इसी तरह चेयरमैन नैब जाने वाला और आने वाला। ये वो सारी चीजें थी जो बैठकर ये तयशुदा था कि इस सारे को कैसे चलना है। अब इसमें आगे इमरान खान साहब ने आके इनका प्लान, वो सारा भी दुबई में मीटिंग इनकी क्या हुई है, यही तो मीटिंग हुई है कि जनाब बैठकर अगले 5 साल किसके, उससे अगले 5 साल किसके, ये बैठकर तय करना है। इलेक्शन कमीशन अगर ईमानदारी से ये काम करता, यानी इमरान खान साहब ने अगर पार्टी लीडरों ने कोई बयान दिए तो तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग शुरू होगी, ना कोर्ट था ना ट्राइब्यूनल था। तोशाखाना के अंदर ना सिर्फ इस्तगासे का करार डिस्क्वालीफाई कर दिया, हालांकि कोर्ट या ट्राइब्यूनल नहीं था। प्रोविडेंट फंडिंग में जिस तेजी के साथ सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रोसीडिंग शुरू की, बाकी की आप सामने रख दे। दस्का के केस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के जो लोग थे उनके साथ किया, ये रिकॉर्ड है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन 90 दिन में होने थे पंजाब को, खैबर पख्तूनख्वा के। सबसे बड़ी जो है ना रुकावट इसमें इलेक्शन कमीशन था। इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने तो जाना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आपके सामने, इन्होंने किया क्या, पैसे सामने आ गए। 26 अरब रुपया जितने 20 अरब रुपया देना था वो 20 अरब अकाउंट से भी साबित हो गए। क्या किया इलेक्शन कमीशन ने? लाहौर हाईकोर्ट के 10 फरवरी को, ये बड़ी तारीखी बात बताने लगा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में किया। हमने 10 फरवरी में फैसला ले लिया था कि लाहौर हाईकोर्ट ने कह दिया था इलेक्शन कराया जाए 90 दिन के अंदर। इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया, मैंने नहीं डेट देनी। गवर्नर ने इनकार कर दिया, मैंने नहीं डेट देनी। तो फिर क्या होना था? फिर डेट तो सदर पाकिस्तान ने देनी थी सेक्शन 57 के तहत। ये तो रिकॉर्ड की चीजें हैं। अगर ये सारी चीजें खोल के अगर आप सामने रखें कि अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से ये काम कर रहा होता तो ये आज ये मुल्क में जो इस वक्त जो हालात है ना, उसमें किसी में भी अगर इंडिपेंडेंट एक इंक्वायरी की तो याद रखिएगा ये इलेक्शन कमीशन है जिसकी वजह से ये मुल्क यहां तक पहुंचा। अच्छा, मेरे पास बस वक्त अब बिल्कुल खत्म होने वाला है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ आखिरी। सवाल तो 2 हैं। एक तो वोटर रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं चाहता हूँ कि उसमें भी जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है, लेकिन उससे ज्यादा बढ़कर ये देखिए, ये तमाम चीजें हमारे सामने जो हो रहा है इस वक्त मुल्क में, बाकायदा तौर पर आइन मुअत्तल है 2 बड़े सूबों में, सूबा पंजाब में और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। वो मतलब इसको अगर आप प्रैक्टिकली कहें तो आइन मुअत्तल है। वकला का इसमें क्या किरदार है? वकला क्यों नहीं आगे निकलते? मतलब वकला की जमातें बहुत स्ट्रांग हैं, वकला की तंजीमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, चल जजेस नहीं करते। जिस तरह हमने 2007-8 में देखा जब इफ्तिखार चौधरी साहब की उसके वो जो मुशर्रफ का वो जो था उसके खिलाफ जो वकला सड़कों पर निकल आए थे, और ये तमाम इस तरह की फस्तायत, इस तरह का जुल्म, इस तरह की रियासती दहशतगर्दी तो इस मुल्क ने आज तक कभी नहीं देखी। तो क्या वकला का इसमें बिलखसूस किरदार नहीं है? फिर मैं वही बात कहूंगा, ये कस्टोडियन ऑफ द लॉ है, मतलब ये कानून के रखवाले हैं ये तो। अच्छा, बात देखिए, बात बड़ी जबरदस्त आपने बात की है। आप अंदाजा लगा ले, जियाउल के दौर में, मुशर्रफ के दौर में ये हाल नहीं हुआ। पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ लगा हुआ, मार्शल लॉ नहीं है। अब जिस दिन मेरे घर पे पेट्रोल पंपों से हमला किया था और फायरिंग हुई थी, उस वक्त हमारी बोखला कम्युनिटी को सारों, यानी इन्होंने देखे मजम्मत तो की, लेकिन वजह क्या थी कि आपको याद होगा जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिराई गई तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कौन चला रहा था? एहसन बून साहब थे सदर। और आपने देखा पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर इन सियासी, इमरान खान साहब ने तो अपना बोखला के इस तरह के इलेक्शन में वो नहीं किया, लेकिन ये तो जो पुराने खिलाड़ी चले आए हैं ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले ले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ले ले, जमीयत उलमाए इस्लाम ले ले, इन्होंने बारों में भी अपनी डोमिनेशन रखी हुई है। और वो इस हद तक हमने देखा कि रातों को अदालतें खुलवाना या बाकी काम करना, उसमें क्या रोल रहा है हर एक का। फिर उन्हीं में से कुछ हमारे दोस्त वजीर कानून भी बन गए। और आज अजहर साहब, मेरा सवाल तो इससे बढ़कर है, मेरा सवाल तो जमातों से बढ़कर है। आप पीपल्स पार्टी से ताल्लुक हो, नून लीग से हो, आप लोग कस्टोडियन ऑफ द लॉ हैं। आप इस
कानून के रखवाले हैं। आप लोगों ने जिस तरह अदालतों ने कानून को इम्प्लीमेंट करवाना है, उस तरह आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने अदालतों में मतलब ये जो वकला बरादरी है जितनी भी, उन्होंने करना है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप किस जमात से ताल्लुक रखते हैं। इस तरह इक़्तिदार हसन साहब, लतीफ खोसा साहब हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। तो क्या ये अपनी तंजीमों को, अपनी सियासी जमातों को ये करेंगे, इन्होंने इस मुल्क का आइन बचानी, आइन के साथ वफादारी करनी है इन्होंने, या जमातों के साथ वफादारी करनी है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ। नहीं, आपने बात बड़ी जबरदस्त की है। हम पे बाहसियत वकील, लेकिन मैं बाहसियत वकील आज मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं और मैंने खड़ा रहना है। हम रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ते हुए आपने देख लिया सारों में। अब यहाँ देखिए, इसमें अब वकला तंजीमें, मिसाल के तौर पर दो बातें, बड़ी बातें हैं। हम खुदा न खास्ता अगर ये मिलिट्री कोटे अगर ये बनाने की कोशिश करती हैं तो वकला सड़कों पे होंगे। आज उस मुल्क में आइन के नफाज को सामने रखते हुए मैंने तकरीबन बार एसोसिएशन, बार काउंसिल से बहुत से दोस्तों अब आपसे बात की है कि, लेकिन वो डरा दिया कि वकील उठाकर अंदाजा लगाए ना, कई वकीलों की गिरफ्तारी हुई। इमरान आज तक आप हर एक को पता है कि वो कहाँ है। अदालतें भी कुछ नहीं करवा सकी हैं, आपके सामने है, बता दें अदालतों ने कुछ करवाया, अदालती अहकाम मौजूद है। तो यहाँ ये वाली चीजें अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन वोकला मेरा मुतालबा भी है और मैं मुतकाद भी हूँ इस बात का कि वोकला को उसी तरह मूवमेंट चलानी चाहिए जिस तरह इत्तेखाद चौधरी साहब की बहाली के हवाले से मूवमेंट चलाई गई थी। वहां मार्शला जो है वो तो फ्रंट पे था, लेकिन यहाँ मार्शला जो है वो पार्सला की शक्ल में है कि यहाँ सारे मुकैयद हुए पड़े हैं सियासी जमातें, आपकी ब्यूरोक्रेसी एक एजेंडे पे चल रही है। ये तो सारा रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। तो मैं तो आज भी समझता हूँ कि वकला बरादरी इस पे बड़ी सोचो विचार कर रही है और मुनासिब मौके का इंतजार कर रही है कि अगर मिलिट्री कोर्टों के अंदर ऐसी कोई बात शुरू हुई या कोई और ऐसे हालात नजर आए तो वकला यकीनन सड़कों के ऊपर होंगे, लेकिन होना आज भी चाहिए सड़कों पे। मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात पे और मैं मुतालबा भी करता हूँ हमारी बात कौन सा या बार एसोसिएशन से, लेकिन जहां तक मेरी जितनी इतला और इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी। चले अदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब इसके बाद हमारा स्पेस सेशन है और हम चाहते हैं कि आप स्पेस सेशन में जो है वो हमारा साथ दें, और बहुत से लोग हैं वहां पर आपका इंतजार कर रहे हैं और आपसे इसके मुतालिक सवाल करेंगे, वोटर रजिस्ट्रेशन के मुतालिक सवाल करेंगे। 2 दिन रह गए हैं, 2 से 3 दिन रह गए हैं वोटर रजिस्ट्रेशन करवाने में, वोटों की और वोटों का इंदराज करवाने और तमाम चीजें। तो हम चाहते हैं कि आप वहां पर जो है वो हमें ज्वाइन कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अदर सदीक साहब। अदर सदीक साहब हमारे साथ हैं। हम लोग कानून के ऊपर बहुत ज्यादा बात की, हम लोगों ने बात की कि कवानीन और ये तमाम चीजें और अदालतों का जो है, देखिए जो इंसाफ का निज़ाम है ना, ये अल्लाह ताला का वाहिद मुतालबा अपने लोगों से सिर्फ और सिर्फ उसकी जमीन पर इंसाफ कायम करना, इसके अलावा अल्लाह का कोई मुतालबा नहीं है। अल्लाह का ये मुतालबा लोगों को मुसलमान करना नहीं है, अल्लाह का मुतालबा लोगों को किसी और रास्ते में लाना और ये तमाम चीजें, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने करना। अल्लाह का जो वाहिद मुतालबा है वो सिर्फ एक है कि उसकी जमीन पर इंसाफ कायम किया जाए। अब वो आप यहूद हो, वो आप नसारा हो, वो आप हिंदू हो, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, इस दुनिया में जो अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है इसमें तरक्की वही करेगा, इसमें आगे वही बढ़ेगा इस दुनिया में जो इस अल्लाह की जमीन पर इंसाफ कायम करेगा। तो हमारी जो मौजूद अदालतें हैं, जो हमारे मौजूद जज साहिबान हैं, हम बिल्कुल समझते हैं कि आप लोगों पर प्रेशर होगा, हम बिल्कुल समझते हैं कि ये एक प्रेशर है जिससे आप लोग गो थ्रू होते होंगे। जिस तरह के हमने भी अदर सदीक साहब की स्टोरी सुनी कि वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, ही हैड टू लीव द कंट्री, क्योंकि उनके बच्चों को इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, तमाम चीजें की जा रही हैं, लेकिन किसी ने तो इस मुल्क को ठीक करना है, किसी ने तो आगे बढ़ना है, किसी ने तो इस मुल्क में दलेर फैसले करने हैं। हमारी आज भी तमाम की तमाम उम्मीदें, जिस तरह के खान साहब कहते हैं, हमारी तमाम की तमाम उम्मीदें जो हैं वो इस मुल्क की अदालतों के साथ हैं, इस मुल्क की अदालतों से हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये मुल्क एक ऐसा मुल्क बने जहां पर रूल ऑफ लॉ आए। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।